हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस और वियोजन क्रिया के बारे में संयोजन क्रिया के बारे में स्टडी कराया था। इस वीडियो में मैं आपको उसके आगे का टॉपिक प्रोवाइड करूंगा, जैसे वियोजन क्रिया, इसके टाइप्स और ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी क्रियाएँ क्या होती हैं। तो सबसे पहला इसमें आपको देखना है वियोजन अपघटन। वियोजन अपक्रिया इसको इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। डिकम्पोजिशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो वियोजन क्रिया होती है तो वह क्रिया जिसमें एक यौगिक वियोजित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ में बदल जाता है, उस क्रिया को हम वियोजन क्रिया कहते हैं। और यह क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं, एक तो ऊष्मीय, दूसरी प्रकाश और तीसरी विद्युत अपघटन। यानी कि ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत अपघटन। इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल रिएक्शन, फोटोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहले इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। वियोजन क्रिया तो वह क्रिया जिसमें एक यौगिक वियोजित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है। वह क्रिया जिसमें ये हो गई डेफिनेशन बात किया, जिसमें एक यौगिक वियोजित होकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाता है। यह क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। आप लोगों को हम वन बाय वन करके उनके बारे में बताते हैं। तो पहली होगी पहला टाइप जो होगा वो होगा इसका थर्मल रिएक्शन, या जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। तो जो इसका पहला टाइप है थर्मल रिएक्शन या ऊष्मीय वियोजन, इसमें वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा के द्वारा कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है। क्या लिखेंगे? वह क्रिया जिसमें ऊष्मा के द्वारा यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है। तो ये हो इसकी डेफिनेशन। वह क्रिया जिसमें ऊष्मा के द्वारा या ऊष्मा देने पर जो यौगिक होता है दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है, आप कैल्शियम कार्बोनेट जिसको CaCO3 बोलते हैं, इसको ले लो और हीट कर दो तो ये ब्रेक हो जाता है CaO+ कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
यानी कि मैंने एक यौगिक ले लिया और जब इसको हीट किया तो यह दो सल्फ पदार्थों में या यौगिकों में बदल गया। तो ये हुआ इसका फर्स्ट टाइप, उसमें वियोजन या थर्मल रिएक्शन इसको बोलते हैं। सेकेंड टाइप इसका है प्रकाश अपघटन या फोटोलिसिस। जो इसका सेकेंड टाइप है वो है प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन, इसको बोलते हैं फोटोलिसिस। जब सूर्य के प्रकाश के द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है, जब भी उस रिएक्शन में कोई भी ऐसा यौगिक हो जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा ब्रेक हो जाता है, तो ऐसा हम कोई यौगिक लें और उस पर सनलाइट डालते हैं या सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो वो दो अलग पदार्थों में या दो से अधिक अलग पदार्थों में वियोजित हो जाता है। तो जो फोटोलिसिस है इसको प्रकाशीय वियोजन बोलते हैं। इसमें दिखा देंगे कि ये सूर्य की उपस्थिति में या सूर्य के द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ले लें 2AgCl, ठीक है, क्या ले लें 2AgCl और सनलाइट की प्रेजेंस दिखा दें। तो जब हम ये AgCl है जिसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, ये ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका Cl2, यानी क्लोरीन गैस और ये सिल्वर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रकाश वियोजन, सूर्य के प्रकाश में यहाँ क्रिया होती है। उसका एक उदाहरण ले लेते हैं हम 2AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, और जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाता है। थर्ड जो आता है इसका टाइप वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन। क्या होता है? विद्युत अपघटन। ये होता है तीसरा टाइप है जो ये है विद्युत अपघटन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। यह क्रिया विद्युत प्रवाहित करने पर संपन्न होती है। यह क्रिया यौगिक में विद्युत प्रवाहित करने पर संपन्न होती है। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम 2H2 और जब इसमें विद्युत अपघटन करा देंगे विद्युत अपघटन कराएंगे तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हमने यौगिक ले लिया, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया, विद्युत अपघटन करवा दिया, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। तो ये तो हो गए वियोजन अपक्रिया के प्रकार। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है जिसको बोलते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया, या इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप इसका देखते हैं।
विस्थापन या प्रतिस्थापन। इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में या क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में जो कम क्रियाशील तत्व होता है वो अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। तो विस्थापन क्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है उसके द्वारा जो कम क्रियाशील तत्व होता है उसको विस्थापित कर दिया जाता है। जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है स्वयं उसका स्थान ले लेता है। जैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए फेरस कॉपर सल्फेट ले लिया हमने, ये कॉपर सल्फेट है। तो जो फेरस है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये बन जाएगा फेरस सल्फेट और कॉपर आपका अलग हो जाएगा। ये आपका फेरस सल्फेट बन गया या आयरन सल्फेट बोलते हैं। तो ये आपकी हो गई विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया। वह क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व विस्थापित कर दिया जाता है और अधिक क्रियाशील तत्व स्वयं उसका स्थान ले लेता है। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है वो Fe+CuSO4, जो हमारा फेरस होता है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए वो उसका स्थान स्वयं ले लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो और ये जो विस्थापन क्रिया होती है ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है एकल विस्थापन, एक होती है द्विविस्थापन क्रिया। तो एकल विस्थापन का यही एग्जाम्पल है। द्विविस्थापन क्रिया को हम बताते हैं। द्विविस्थापन क्रिया ये आपकी द्विविस्थापन क्रिया, इसको इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो दो रासायनिक इस क्रिया में जो दो अभिकारक होते हैं, जो इधर यानी कि जो अभिकारक भाग लेते हैं उनके आयनों के परस्पर विनिमय के द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है। तो इस क्रिया में जो अभिकारक होते हैं यौगिकों के आयनों के परस्पर विनिमय द्वारा संपन्न होती है। तो अभिकारकों के यौगिक के आयनों के विनिमय के द्वारा परस्पर संपन्न होती है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो जैसे हम ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है, इसको पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं।
तो इधर अभिकारक में मैंने AgNO3 और KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड ले लिया। अब इसकी जब इधर रिएक्शन कराएंगे तो इस तरफ ये पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड में बदल जाएगा। तो इस प्रकार ये द्विविस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में जो अभिकारक के यौगिक होते हैं उनके आयनों के परस्पर आदान प्रदान या विनिमय के द्वारा यह अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे इसका उदाहरण AgNO3 ले लेंगे और KCl जब रिएक्शन कराएंगे तो उधर सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो आता है इसी में अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन। तो जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। वन बाय वन करके इनको आप लोग समझ लेते हैं। पहली ऑक्सीडेशन, या इसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। ऑक्सीडेशन इंग्लिश में बोलते हैं, ऑक्सीकरण हिंदी में बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो देख लेते हैं इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है यानी कि ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यानी कि ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जैसे इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो हम कार्बन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो ये जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन जुड़ गया तो यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। एक बार फिर से देख लें, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया करें तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। नेक्स्ट इसका जो है रिडक्शन, या इसको बोलते हैं अपचयन। तो जो रिडक्शन होता है या जिसको अपचयन बोलते हैं ये जस्ट ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है और इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है या हाइड्रोजन का योग होता है। तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। CuO+H2
जब इधर क्रिया कराएंगे हम, ये Cu हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, जो यहाँ पे ऑक्सीजन हटता है तो ऑक्सीकरण वो ऑक्सीकरण होता है, और जो हाइड्रोजन इसमें जो इसका अपोजिट टेस्ट है रिडक्शन अपचयन, यानी कि इस क्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो ऑक्सीजन इसमें से हट रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो इस प्रक्रिया में दोनों कंडीशंस, यानी कि मैंने रिडक्शन का जो एग्जांपल दिया है, साथ में आप लोग समझते चलिए कि आपकी एक अपक्रिया नेक्स्ट होती है जिसको बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहे हों, उस स्थिति में उस अपक्रिया को हम रेडॉक्स अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया बोलते हैं। तो इस अपक्रिया में रेडॉक्स अपक्रिया को हम लिख के नहीं बता रहे हैं, उसको इसी में समझा रहे हैं कि उसकी डिफिनीशन आपको लिखकर उसका उदाहरण यही उसमें आप दे सकते हैं। CuO प्लस H2 की क्रिया करा के एक दे रहे हैं, क्योंकि इसमें बोथ आर कंडीशंस अवेलेबल, दोनों कंडीशंस यहाँ पे लागू हो रही हैं। ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन का ह्रास होना, यहाँ पे दोनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। इसलिए रेडॉक्स अपक्रिया को लिख के नहीं बताए दे रहे हैं, जिसमें वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की अपक्रियाएं संपन्न हो रही हों, उस अपक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। ये भी अपक्रियाओं के प्रकार ही हैं। तो जो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रियाओं को हमने डिवाइड किया गया हमारे सिलेबस में, उसको तापमान के आधार पे विभाजित किया गया है। तापमान के आधार पे कैसे? जो हमारी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, जिसको इंग्लिश में एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ये हमारी अपक्रिया के दौरान ऊष्मा को मुक्त करती है, और जो हमारी इंडोथर्मिक होती हैं वो हमारी ऊष्माशोषी अपक्रिया होती है, यानी कि अपक्रिया के होते या अपक्रिया के होने में उनको ऊर्जा की आवश्यकता और होती है, यानी कि ऊर्जा का उसमें ह्रास होता है, तो वो ऊर्जा की उसमें जरूरत या खपत होती है। और जो हमारी इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होती हैं, या जिसको ऊष्माशोषी अपक्रिया बोलते हैं, वो ऊर्जा को मुक्त करती है। तो ये दो प्रकार की होती हैं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। ये तापमान के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। तो तापमान के आधार पर तो ये दो प्रकार की होती हैं। पहली आपकी होती है ऊष्माक्षेपी, जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? वह क्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। एक्सोथर्मिक या ऊष्माशोषी क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें अपक्रिया के स्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है। जैसे इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जो हमारी ऊष्माक्षेपी क्रिया है, इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। इस क्रिया में मैंने कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया करवाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? 94 किलो कैलोरी ऊष्मा। ठीक है, तो ये आपकी ऊष्माक्षेपी क्रिया हुई। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं जिसको बोलते हैं ऊष्माशोषी क्रिया। ऊष्माशोषी या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें जब हम क्रिया कराते हैं किसी तत्व की किसी
क्षेत्रीय ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या होता है? वह क्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेंगे। जैसे कार्बन ले लिया, CH2, इसको बोलते हैं कार्बन सल्फाइड। और माइनस 20,000 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण होता है। ओके, इतना ये आपका हो गया तापमान के आधार पर ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषीय क्रियाएं। दो प्रकार की होती हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। वह क्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा मुक्त होती है, उसको हम ऊष्मा क्षेपीय क्रिया बोलते हैं। और दूसरी जो आपकी है एंडोथर्मिक, इसको वह क्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका, इसी में दो डेफिनेशंस बची हैं। एक तो आपका है संक्षारण और दूसरा है विकृत गांधिता। संक्षारण या इसको पेंट भी बोलते हैं। संक्षारण जब कोई धातु आर्द्रता या नमी जल या वायु के संपर्क में आ जाती है तो वह संक्षारित हो जाती है। क्या होता है? जब कोई धातु है जो हमारी आर्द्रता या वायु या जल के संपर्क में आ जाती है तो वह संक्षारित होने लगती है धीरे धीरे। जैसे इसका एक सबसे सुटेबल एग्जांपल आप लोग लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लगना देखा होगा कभी कभी। लोहे का कोई पदार्थ या लोहे की कोई छड़ अगर आपकी बाहर पड़ी हुई है, उसमें पानी पड़ गया या वो मिट्टी में पड़ी रह जाती है तो धीरे धीरे वो संक्षारित होने जाती है। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंग लगना या मोर्चा। क्या बोलते हैं? जंग लगना या मोर्चा। तो ये आपका हो गया संक्षारण। नेक्स्ट आपकी जो डिफिनेशन है वह है विकृत गांधिता। विकृत गांधिता में क्या होता है? जब कोई खाद्य पदार्थ, जैसे हमारा कोई वसीय पदार्थ है या कोई तैलीय पदार्थ है, या जब वायु के संपर्क में आता है तो यह अपचयित हो जाता है या इसकी जो दुर्गंध है, सुगंध या उसका जो स्वाद होता है वो बदल जाता है।
में आ जाता है तो उसका चयन हो जाता है और उसका जो टेस्ट या स्वाद होता है वो बदल जाता है और जो उसकी गंध होती है वो भी बदल जाती है। इसको हम अगर सुरक्षित रख सकते हैं तो पहला, या तो हमारा कोई खाद्य पदार्थ है तो उसको हम फ्रिज में ठंडा करके रख सकते हैं, तो फ्रिज में, यानी कि इसको जो बचाया जा सकता है फ्रिज में या फ्रिज में उस पदार्थ को रखकर। दूसरा, जो हम ये चिप्स वगैरह खाते हैं मार्केट में अवेलेबल होती हैं, इनमें इनके पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, इसलिए वो बेकार नहीं होती। तो दूसरा इनका बचाव है नाइट्रोजन गैस के द्वारा। गैस के द्वारा। तो ये आपका हो गया विकृत गामिता। जब कोई वसीय या तेलीय पदार्थ या खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आ जाता है तो उसका स्वाद और उसकी गंध बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसी को हम विकृत गामिता कहते हैं। जैसे इसका जो इसका हम बचाव कर सकते हैं ऐसे पदार्थों का, या तो खाद्य सामग्री को ही उसको हम फ्रिज में रख दें जिससे वो ठंडा बना रहेगा, या जो हमारे चिप्स वगैरह आते हैं तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन गैस के द्वारा कर सकते हैं। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा और हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स।